मूर्ख की लुगाई पूरे गांव की भौजाई, मूर्ख की पत्नी पूरे गांव की भाभी होती है। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी है तो आज मैं आपको इस पहेली का सही सही मतलब समझाता हूँ। कहानी में आपको सुनकर यकीन हो जाएगा कि कैसी एक भोली भाली औरत ने गांव की एक दुष्ट सरपंच और उसके चमचे को सबक सिखाने वाली कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में कहानी के खत्म होने तक जरूर बने रहें तो सीखें कहानी। शुरू हुई पुरानी परंपराओं की बात। एक गांव था। परंपरा। ये गांव दिखने में सुंदर था, सबसे ही शांत और हरियाली से भरा हुआ। इसी गांव में एक रघु नाम का लड़का रहता था। मां सावित्री के साथ रघु उनका इकलौता बेटा था। ना कोई बहन ना भाई, और उनके पिता भी बहुत पहले गुजर चुके थे। उनके जाने के बाद घर में सिर्फ माँ बेटे ही बचे थे। घर में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। रसोई से लेकर एक कमरा और पीछे एक बगीचा। उनके पास खेती के लिए अच्छी जमीन भी थी, लेकिन समस्या ये थी कि उस घर में नौकरी वाला कोई नहीं था। सिर्फ सोनिया ही थी जो कुछ करती थी। वह थी सोनिया ने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला। अपने खून के पत्थरों से उसे बड़ा करने के लिए किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन रघु छोटी मंदबुद्धि ने उसे अगर कहा जाए कि हल जोत, तो वह बैल को खेत में नीचे दिए गए किसी भी पेड़ को ठीक करने के लिए काम का कोई मतलब नहीं निकालें। फायदा उठाना तो दूर, बार बार नुकसान ही कर टूट गया। अब मां सोनिया की चिंता और बढ़ गई। क्या था, वह दिन रात यही सोचती रहती है, ये शादी कैसे होगी, किसी लड़की से शादी क्यों? अगर इसका घर ना बसा तो मेरी सारी जमीन जायदाद, मेरा कुल सब खत्म हो जाए। गांव में एक व्यक्ति थे, रमाकांत बाबा। वह गांव के सरपंच थे। उम्र में तो वह लगभग 50 का था, लेकिन उसका नाम बाबा सोया के साथ था क्योंकि वह उनके घर में था। इस परंपरा से वह बहुत चिंतित थी। ही तीक्ष्ण और लाली थी उसकी नजरें, जो थी सोनिया की धरती पर जमी हुई थी। रमाकांत की पहचान कि अगर रघु की शादी हो गई तो बहू आ जाएगी और जमीन जायदाद की जगह दिखेगी। तब उसने कभी भी यह संपत्ति खाली नहीं, बल्कि इसी तरह की सोच रखी थी। ये भी संभावना है कि रघु की शादी में कोई संदेह नहीं है कि उसने लड़के की बुद्धि पर विचार किया है, या व्यवहारकर्ता उसकी जमीन और घर देखकर संबंध तय कर देते हैं। रघु भले ही मंदबुद्धि है, लेकिन उसके पास की जमीन, बाग है, घर है, और सबसे बड़ी बात वह इकलौता है। लड़कियों के लिए तो यही सब मुख्य होता है। यहाँ तक कि प्रिया को भी समझ आ गया था। उनके बेटे की शादी में सबसे बड़ा रोड़ा रमाकांत ही दिन रात अपनी चालें चलता है रहता है, इसलिए कोई रिश्ता ना जुड़े सके। एक दिन सोनी का बहुत घरेलू घर था। उसके साथ एक पुराना नाम याद आया, हरिशंकर नई का। वह देखने लगी, अगर कोई मेरे रघु की शादी करवा हो सकता है तो वह सिर्फ हरिशंकर ही है, वही लड़का जिसे वह बचपन से मौसी की तरह प्यार करता था, करती आई थी। उसकी माँ कभी सावित्री की बचपन की सहेली हुआ करती थी और उसी गांव में ब्याही गई थी, लेकिन हरिशंकर के जन्म के कुछ ही समय बाद ही भगवान को प्यारी हो गई थी। तब से हरिशंकर सावित्री को ही मां मानने लगा था। हरिशंकर अब भले ही खुद एक घर गृहस्थी वाला जिम्मेदार आदमी बन चुका हो, लेकिन जब भी मौसी से मिलता तो वही पुराना अपनापन उसके चेहरे पर लौट आता। मौसी कहकर आवाज लगाना वह आज भी नहीं भूलता था। बचपन में जब कभी मन उदास होता तो वह सावित्री के घर चला आता। कभी कभी तो कई कई दिन तक वहीं रह जाता था। अब भले ही जीवन की व्यस्तता बढ़ गई थी, लेकिन मौसी के लिए उसके मन में वही प्रेम और सम्मान आज भी था। एक दिन सावित्री ने किसी से कहलवाकर हरिशंकर को अपने घर बुलवाया। हरिशंकर आया तो सावित्री ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। बेटा, तुम तो अपनी मौसी को बिल्कुल भूल ही गए, अब तो गलती से भी नहीं आते। हरिशंकर झेप गया और बोला, मौसी यह कैसी बात कर रही हो, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर में तुम्हारी बहू है जो बैठने नहीं देती। दिन भर नून तेल लकड़ी के ही चक्कर में बीत जाता है। अब वो बचपन के दिन कहाँ रहे। वो हंसकर बोला, रागर रंग भूल गया, चौकड़ी भूल गया, तीन ही चीजें नहीं भूली, नून तेल और लकड़ी। फिर थोड़ी देर रुककर गंभीर होकर बोला, मौसी तुम तो मेरे ख्यालों में हमेशा रहती हो, तेरे सिवा और कौन है जो माँ जैसा प्यार दे सके, बताओ क्यों बुलाया। सावित्री की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह बोली, बेटा तू तो जानता है कि रघु कितना भोला है, सच कहूँ एकदम लोड़ा है। मेरे पास जमीन है, बाग बगीचा है, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा। कोई रिश्ता आता भी है तो गांव का रमाकांत और उसका चमचा मक्खन टांग अड़ाने आ जाते हैं। वह गुस्से से बोली, यह रमाकांत तो दिन रात मेरी जमीन की तरफ नजर गड़ाए बैठा है, और उसका वो मक्खन दिन भर पूरे गांव में घूम घूम कर हर घर की खबर लेता फिरता है। किसी का बुरा होता है तो दोनों खुश हो जाते हैं, खाते वक्त दो की जगह चार खाते हैं, मगर किसी का भला हो जाए
तो जैसे उनकी जान निकल जाती है, सावित्री अब थोड़ा भावुक होकर बोली, अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, तू ही मेरा आखिरी आसरा है। तू सबसे चालाक और समझदार है कई गांवों में, तेरा आना जाना है सब जगह, तेरा रसूख है, तू चाहे तो रघु क्या पोखल मूसली जैसे लोगों का भी विवाह करवा सकता है। हरिशंकर ने सिर झुकाया और बोला, मौसी रघु का विवाह आसान नहीं है, लेकिन तू मेरी मौसी है और तेरी चिंता मेरी जिम्मेदारी, मैं जानता हूं मुझे इस काम में जी जान से लगना पड़ेगा। बस एक आध हफ्ते घर में राशन पानी का इंतजाम कर लूं, फिर लग जाता हूं काम पर। सावित्री भावुक हो उठी, उसने अपने संदूकची से एक कपड़े में लपेटे हुए 30 चांदी के पुराने सिक्के निकाले और बोली, बेटा ये लो, 1 महीने का राशन तुम्हारे लिए मैं ही जुटा देती हूँ, ये 30 सिक्के अभी ले जा और जब रघु की शादी हो जाएगी तो इतना दूंगी कि तू जीवन भर अपनी मौसी को याद रखेगा। दोस्तों, वह सिक्के लेकर हरिशंकर नाय अपनी मौसी सावित्री के घर से विदा हुआ तो उसके मन में अब एक ही लक्ष्य था, रघु की शादी हर हाल में करवानी है। वह बहुत सोच विचार के बाद उसी दिशा में बढ़ चला जहां उसका पुराना परिचय था। गांव चिरप गांव में एक वृद्ध दंपति रहते थे, रामदयाल और कौशल्या। उनके साथ उनकी इकलौती बेटी सरोज भी रहती थी। सरोज सुंदर थी, तेज थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही बेरहम निकली थी। सरोज का विवाह हुआ तो था, लेकिन गौना होने से पहले ही उसका पति चल बसा और इस तरह बिना ससुराल गए ही वह विधवा कहलाने लगी। पुराने जमाने में विधवा का जीवन मानो एक खुली सजा होता था। वह किसी त्योहार में शामिल नहीं हो सकती थी, ना कोई रंग बिरंगा वस्त्र पहन सकती थी। खुलकर हंसने पर ताना मिलता, देखो अभी तो हंस रही है जैसे पति को खा गई हो। लोग उसके काम तो करा लेते मगर उसकी मुस्कान से चिढ़ते। हरिशंकर सरोज को पहले से जानता था। वह जानता था कि सरोज ना सिर्फ समझदार है बल्कि बहुत ही संस्कारी और मेहनती भी है। उसने मन ही मन ठान लिया, हम इसकी किस्मत बदल कर रहेंगे। अगर रघु से इसका विवाह हो जाए तो ये रानी बनकर रहेगी। 100 बीघा जमीन, 10 बीघा बाग कम थोड़े ही हैं, लेकिन एक मुश्किल थी। मौसी सावित्री को यह नहीं बताया जा सकता था कि लड़की विधवा है, वरना वह कभी मानती ही नहीं। अब अगली चुनौती थी, लड़की के माता पिता को कैसे मनाया जाए, क्योंकि समाज में विधवा के पुनर्विवाह को अब भी बुरा समझा जाता था। हरिशंकर जब ये सब सोच रहा था तो उसकी आंखें भर आई। क्या कसूर है इनका, जब विवाह करना होता है तब जात गोत्र खानदान सब देखते हैं, और जब कोई स्त्री अकेली रह जाए तब पुरुष उसी पर बुरी नजर डालते हैं बिना पूछे कि वह कौन है। उसे सरोज अपनी छोटी बहन जैसी लगती थी। वह सोचने लगा, अगर इस लड़की की शादी रघु से हो जाए तो उसका भविष्य संवर जाएगा और इस गरीब का विवाह भी हो जाएगा। ये तो 2 परिवारों की तकदीर बदलने जैसा है। उसने देर नहीं की, सीधा सरोज के माँ बाप रामदयाल और कौशल्या के घर पहुंचा। सादा सी चौपाल, मिट्टी का आंगन और खामोश माहौल। हरिशंकर ने सीधे प्रस्ताव रखा, काका काकी मैं आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। शादी अच्छे घर में कराऊंगा जहां वह रानी बनकर रहेगी। रामदयाल और कौशल्या पहले तो बहुत खुश हुए, सच में बेटा हमारी बेटी भी घर बस आएगी, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा उदास हो गया। रामदयाल ने सिर झुकाकर कहा, बेटा यह संभव नहीं है, तुम नहीं जानते हमारी बेटी विधवा है, उसका पुनर्विवाह समाज को मंजूर नहीं। अगर हमने ऐसा किया तो गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे। हरिशंकर समझ गया कि अब दलील नहीं, समझदारी से बात करनी होगी। वह बोला, काका क्या समाज के डर से आप अपनी बेटी का गला घोट देंगे? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ढोल नगाड़ा बजाकर शादी करो, चुपचाप बेटी को विदा कर दो। किसी ने पूछा तो कह देना जिसकी बहू थी वह लोग वापस ले गए, कौन क्या कहेगा। वह और समझाते हुए बोला, आजकल तो कई घरों में बहू को उसकी सासुर अपने पास सेवा के लिए रखते हैं। 2 दिन लोग बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे। बेटी की भलाई के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा। रामदयाल और कौशल्या एक दूसरे की आंखों में देखे, उन्हें हरिशंकर की बात में सच्चाई दिखी। फिर कौशल्या ने धीरे से कहा, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, आखिर हम भी कितने दिन बेटी को इस तरह साथ रख सकते हैं? अगर हम ना रहे तो इसका क्या होगा? जीते जी बेटी का घर बसा देना ही ठीक होगा। रामदयाल बोले, हम तैयार हैं, मगर एक बात का ध्यान रखना, ये सब बहुत गोपनीय ढंग से करना, किसी को कानों कान खबर ना लगे। हरिशंकर ने विश्वास दिलाया, काका चिंता मत करो, ये बेटी मेरी बहन जैसी है, मैं कभी इसे संकट में नहीं डालूंगा। सब कुछ ऐसा होगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, हरिशंकर जब चिरप गांव से लौटकर रामगढ़ आया तो उसकी आंखों में संतोष और चेहरे पर आत्मविश्वास था। जैसे ही उसने मौसी सावित्री के आंगन में कदम रखा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मौसी मैं लड़की देख आया हूं, बहुत अच्छी है, अब तुम शादी की तैयारी शुरू करो। सावित्री की तो खुशी का
ठिकाना नहीं रहा, जैसे बरसों से सूखी आत्मा को अचानक ठंडी बौछार मिल गई हो। वह झट से बोली, बेटा हरिशंकर, तू एक काम और कर दे, ढोल नगाड़े और मंगल गीत वालों को तय कर दे। शुभ काम में बाजे गाजे तो बजने ही चाहिए। हरिशंकर हंसते हुए बोला, मौसी तू इतनी जल्दी मत कर, तू नहीं जानती कि रघु का विवाह कोई आसान काम नहीं है। अगर रमाकांत और उसका चमचा मक्खन को भनक लग गई तो पूरी योजना पर पानी फिर जाएगा। वह थोड़ी देर सोच कर बोला, लेकिन तू चिंता मत कर, एक बार बहू इस घर में आ गई फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब तुम रोज मंगल करोगी, गीत गाओगी और बहू के साथ घर का सुख देखोगी। बस शादी से पहले जो मैं कहूँ वैसा ही करना। सावित्री सिर हिलाते हुए बोली, बेटा तू चतुर और समझदार है, जैसा सही समझ वैसा ही कर। हरिशंकर बोला, मौसी रघु को मैं साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे वहां वह अपनी कोई लोढ़ागिरी नहीं करेगा। अगर उसने वहां जाकर कुछ उल्टा पुल्टा किया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसे बस चुप रहना है, एकदम शांत, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सावित्री ने रघु को भी समझाया और रघु ने भी बात को समझ लिया। वह मंदबुद्धि जरूर था, लेकिन उसे अब ये समझ आ गया था कि अगर कुछ गड़बड़ की तो शादी हाथ से निकल सकती है। आखिर शादी का लड्डू कौन नहीं खाना चाहता। अगले ही दिन हरिशंकर और रघु एक छोटी सी गठरी में कपड़े बांधकर चिरप गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हरिशंकर बार बार रघु को समझाता रहा, देख रघु, तुम बस अपना मुंह बंद रखना, जरा भी हेको फेको किया तो शादी गई। रघु चुपचाप गर्दन हिलाता रहा। इस बार वह सचमुच किसी वफादार नौकर की तरह हरिशंकर की बात मान रहा था। जब वे सरोज के घर पहुंचे तब रात हो चुकी थी, लेकिन वहां का माहौल बेहद आत्मीय था। सरोज और उसके माता पिता ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अच्छा भोजन बनाया गया था, गर्म पानी से पांव धुलवाए गए और आराम से बैठाया गया। उन्हें रघु की तेजी या मंदबुद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो बस अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर चाहिए था, और वह मिल गया। अगले ही दिन भोर होते ही सरोज की चुपचाप विदाई कर दी गई। कोई शोर शराबा नहीं, कोई बारात नहीं, सब कुछ बिल्कुल गुपचुप। जब तीनों हरिशंकर, रघु और सरोज रामगढ़ लौटे तो सावित्री ने बहू को पहली बार देखा। सरोज की सुंदरता, शालीनता और संस्कार देख सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी संदूकची खोली और सोने चांदी के गहनों से बहू को लाद दिया। फिर खुश होकर हरिशंकर से बोली, बेटा तूने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। और कृतज्ञता में सावित्री ने उसे 5 बीघा जमीन उपहार में दे दी। ठीक हरिशंकर के घर के सामने हरिशंकर की आंखें नम हो गई। उसने बहू से कहा, बहू जब भी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इसके बाद वह नाई का झोला उठाकर अपने घर लौट गया। उधर सावित्री ने बिना देर किए पंडित को बुलवाया और घर में ही विधिवत रघु और सरोज का विवाह संपन्न करा दिया। अब जब ये खबर गांव में फैली कि रघु की शादी हो गई है तो रमाकांत बाबा का कलेजा जलने लगा। जिस जमीन को वह हड़पना चाहता था वह तो अब उसकी पहुंच से बाहर हो गई थी। उसने गुस्से में अपना चमचा मक्खन को बुलवाया, ससुरे कहाँ मरते रहते हो, गांव में अनर्थ हो गया। पागल भी चतुर बहू लेकर गांव में आने लगे हैं। अगर यही हाल रहा तो हमारे बेटे बेटियों को कोई पूछेगा भी नहीं। मक्खन ने चाटुकारिता में जवाब दिया, सरकार चिंता मत कीजिए, मूर्ख की बीवी तो सारे गांव की भौजाई होती है, और आप जैसे चतुर आदमी के लिए तो ये काम बच्चों का खेल है। मिट्टी का घड़ा पानी से कितने दिन बैर करेगा, जैसे चाहेंगे वैसे बहू को बस में कर लेंगे। दोस्तों, तब रमाकांत गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, अरे मूर्ख, किसी को बस में करना इतना आसान नहीं होता। पहले उसकी कमजोरी जाननी पड़ती है, फिर उसी कमजोरी के सहारे उसे दबाया जाता है। तुम पता करो कि वह लड़की कहाँ की है, उसकी शादी कैसे रातों रात हो गई। जब तक पूरा सच पता ना चल जाए तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, मगर एक बार पता चल गया तो उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मक्खन बोला, चौधरी इस काम की फिक्र आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं 2 हफ्ते में उसकी सारी जन्म कुंडली निकाल लाऊंगा। उधर सावित्री को एक और चिंता खाए जा रही थी। गांव में सिर्फ एक ही कुआं था, वही रमाकांत का। उसे डर था कि कभी ना कभी तो सरोज को पानी भरने बाहर जाना ही पड़ेगा और तब उस पर बुरी नजरें पड़ेंगी। सावित्री ने अफसोस जताया, मेरे पास कुआं खुदवाने की हैसियत तो थी, गलती मेरी है। अब खुदवाने लगूंगी तो महीने भर से ऊपर लग जाएगा। उसने ठान लिया, जब तक नया कुआं नहीं बन जाता तब तक मैं ही पानी भरूंगी, बहू को बाहर नहीं जाने दूंगी। एक दिन सावित्री जैसे ही घड़ा उठाकर पानी भरने निकलने लगी, सरोज ने रोक लिया। मांझी, आप पानी भरने क्यों जाएंगी, जब मैं हूं तो आप क्यों थके, मैं ही पानी लाऊंगी। सावित्री ने सख्ती से मना किया, नहीं बहू, 1 महीने तक
तुम कुएं के पास नहीं जाओगी, कुआं खुद जाएगा, तब तुम भर लेना। लेकिन सरोज ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मांझी मैं जानती हूं आप क्यों रोक रही हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं किसी भी परिस्थिति से निपटना जानती हूं। सरोज ने घड़ा उठाया और पानी भरने चल दी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, पहले से ही वहां रमाकांत बाबा उसकी ताक में बैठा था। जैसे ही सरोज पास आई, रमाकांत ने मक्खन घुली मुस्कान के साथ कहा, आओ भाभी आओ, हमारे कुएं पर तुम्हारा स्वागत है, कहो तो पानी खुद खींच कर भर दूं। सरोज ने कोई जवाब नहीं दिया, वह घूंघट में थी, लेकिन उसकी आंखें सब देख रही थी। उसने पहचान लिया कि यह व्यक्ति उसके पिता की उम्र का है और उसे भाभी कहकर मजाक उड़ा रहा है। वह समझ गई कि मांझी क्यों चाहती थी कि मैं कुएं पर ना जाऊं, लेकिन वह सोचने लगी, कब तक मैं डर कर घर में बैठी रहूंगी, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सरोज चुपचाप पानी भरकर लौट आई। उसने यह बात सावित्री से भी नहीं कही, लेकिन उसके मन में एक चिंगारी सुलग चुकी थी। वह शांत दिख रही थी, मगर अंदर से तेजी से सोच रही थी, अब इस रमाकांत को उसकी औकात याद दिलानी होगी। उधर मक्खन भी अपनी जासूसी में लगा हुआ था। वह हर कोने से खबर इकट्ठा कर रहा था, ये बहू कौन है, कहां से आई, इसकी शादी कैसे हुई। उसकी शंका की सुई सीधी हरिशंकर पर जा टिकी, नाई वही है और शादी की बात भी उसी ने की होगी। मक्खन ने हरिशंकर को टटोलने की कोशिश की, क्यों हरिशंकर भाई, तुम कुछ जानते हो इस रघु की शादी के बारे में। हरिशंकर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मालिक, मुझे तो खुद आपसे सुनने को मिला, कुछ गड़बड़ है क्या। 3 दिन की मशक्कत के बाद मक्खन को सच्चाई पता चल ही गई, ये लड़की विधवा है और सबसे बड़ी बात, उसकी सास को भी यह बात पता नहीं है। अब तो रमाकांत और मक्खन को मौका मिल गया बहू को ब्लैकमेल करने का, लेकिन दिक्कत यह थी कि अकेले में बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। वह रोज औरतों के साथ झुंड में ही आती जाती थी, लेकिन फिर एक दिन मौका मिल ही गया। सरोज तालाब पर नहाकर लौट रही थी, अकेली, ना कोई पास ना कोई साथ। रमाकांत की नजरें चमक उठी। उसने सोचा, अब इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, इधर सरोज अकेली तालाब से लौट रही थी, तभी सामने से रमाकांत उसकी राह रोकता हुआ आ गया। उसके चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान थी जो एक भूखे भेड़िए की होती है। वह बोला, कहो भाभी कैसी हो। सरोज भी उसी लहजे में बोली, ठीक हूं देवर जी, आप अपना कहिए। सरोज के इस बेफिक्र और आत्मविश्वास भरे जवाब ने रमाकांत को चौंका दिया। उसे लगा, मैं तो डरता रहा, ये तो खुद मेरे मुताबिक लग रही है। उसका हौसला और बढ़ गया। वह आगे बोला, भाभी तुम भी कम नहीं निकली, 100 चूहे खाकर हज को चली हो। सरोज मुस्कुराए और बोली, आपके बाद बात करने का क्या मतलब। अब रमाकांत सीधा मुद्दे पर आ गया। उसने आंखों में कुटिलता भरकर कहा, तुम खुद जानती हो कि तुम एक विधवा हो, और यह बात तुम्हारी सास को नहीं पता। बेचारी काकी तो बड़ी धार्मिक है, अगर उन्हें यह बात मालूम हो गई तो वह तुम्हें चूल पकड़कर घर से बाहर कर देंगी। सरोज के मन में हल्का सा डर समा गया। वो जानती थी कि यह बात अगर अभी उजागर हो गई तो मुश्किल खड़ी हो सकती है, लेकिन वो डरी नहीं बल्कि समझदारी से मुस्कुराकर बोली, तुम सही जगह आए हो, बताओ मुझसे क्या चाहते हो। रमाकांत थोड़ी देर इधर उधर देखकर फुसफुसाया, ज्यादा कुछ नहीं, बस कभी कभी मेरी सेवा कर दिया करो। सरोज ने ऐसे कहा मानो ये तो कोई बात ही नहीं, बस इतनी सी बात। अरे आज ही रात को सेवा कर देती हूँ, आधी रात में मेरे गौशाला में आ जाना, मगर हाँ ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। रमाकांत के पैरों तले जमीन नहीं रही। उसे तो लगा जैसे वह सपने में है। इतनी खुशी तो उसे अपनी शादी के वक्त भी नहीं मिली थी। वह मन ही मन सोचने लगा, वाह दुनिया में ऐसी बातें अब कहाँ सुनने को मिलती हैं। बस अब तो आधी रात का इंतजार ही बाकी है। दिन भर किसी तरह समय काटा, हर पल उसे घंटों जैसा लग रहा था। उधर सरोज भी अपने प्लान में लग चुकी थी। उसने गौशाला में एक भारी घड़ा ईंट पत्थरों से भरकर रस्सी से छत की कड़ी से लटका दिया और रस्सी का सिरा एक खूंटे से बांध दिया। फिर ठीक उस घड़े के नीचे चारपाई बिछा दी। अब वह तैयार थी रमाकांत को सबक सिखाने के लिए। आधी रात होते ही रमाकांत दबे पांव, रोमांच और लालच से भरा गौशाला में पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही सरोज की आवाज आई, देवर जी आप तो हद करते हो, इंतजार की भी कोई सीमा होती है। मेरी तो आंखें पत्थर आ गई आपको देखने के लिए। जल्दी आओ, यहाँ चारपाई पर बैठो, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ, कहीं माँ जी ना आ जाए। रमाकांत मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ हाँ जल्दी से बंद कर दो। जैसे ही वह चारपाई पर बैठा, सरोज ने बाहर से खूंटे की रस्सी खोल दी। घड़ा सीधा रमाकांत के सिर पर आ गिरा। एक जोरदार आवाज हुई और रमाकांत की खोपड़ी फट गई, खून बहने लगा। बम मुश्किल गिरते पड़ते वह घर की ओर भागा। उसे समझ ही नहीं आया कि हमला किसने किया। उसने मन में सोचा, जरूर रघु ने हमला किया है। वह डर और दर्द से
कांपता हुआ घर में घुस गया। घाव की जलन और सिर की चोट बर्दाश्त नहीं हुई तो वह चिल्लाने लगा, बचाओ, चोर मार रहे हैं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रमाकांत की पत्नी भी दौड़ी चली आई, मगर वहां ना कोई चोर था ना कोई सामान गायब। सब समझ गए ये चोरी का मामला नहीं, बदमाशी का फल है। पत्नी ने गुस्से में कहा, पेट भर गया, आशिकी करते करते सुधरोगे नहीं तो एक दिन जान भी चली जाएगी। अब घर से बाहर मत निकलना। उधर मक्खन भी रमाकांत की हालत देखकर बौखला गया। सोचा, जब बहती गंगा बह रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं। अब वह भी सरोज को दबाने की सोचने लगा और एक दिन मौका देखकर सीधा सरोज से कह बैठा, मैं जान चुका हूं कि तुम विधवा हो। अगर यह राज सबसे छिपाकर रखना चाहती हो तो मुझे भी खुश कर दो। सरोज मुस्कुराए और कहा, अरे इसमें कहने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद तैयार हूं। आज रात गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना। मैं तुम्हें इतना खुश कर दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। दोस्तों, मक्खन यानी रमाकांत का चमचा सरोज की मीठी बातों में ऐसा उलझ गया कि उसके मन में तो जैसे मोतीचूर के लड्डू फूटने लगे। वह सोचने लगा, बहू तो जैसे मेरे लिए ही बनी है। उसे रात का बेसब्री से इंतजार था। हर एक पल उसे एक एक साल जैसा लग रहा था। दिन जैसे कट ही नहीं रहा था। उधर सरोज पूरी तैयारी में थी। वह जानती थी कि अब वक्त है इन दोनों बदमाशों को ऐसा सबक सिखाने का जो जीवन भर याद रहे। उसने अपने पति रघु के हाथों से एक संदेश हरिशंकर को भिजवाया और बुलवाया। हरिशंकर जैसे ही आया, सरोज ने कहा, भैया आज तुम्हारी बहन संकट में है, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। याद है ना, तुमने मुझे अपनी बहन कहा था। हरिशंकर बोला, तुम्हें बहन माना ही नहीं माना है। तुम आदेश करो, बहन जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। सरोज ने पूरी योजना बताई। आज रात को गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ पर एक बड़ा सा पत्थर लेकर चढ़ जाना। जब आधी रात के करीब मक्खन वहां आएगा तो उसका इंतजार करना। जैसे ही वह नीचे पहुंचे, निशाना लगाकर पत्थर उसके सिर पर गिरा देना। उसका सिर जरूर फटेगा, लेकिन चिंता मत करना, जब तक उसके सिर से गंदा खून बाहर नहीं निकलेगा वह सुधारेगा नहीं। इतना कहकर सरोज थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, और हाँ, सुबह एक काम और करना। पूरे गांव में यह अफवाह फैला देना कि रघु की पत्नी के सिर पर एक जिन सवार है। जो कोई भी उसका बुरा सोचता है, जिन उसका सिर फोड़ देता है। 2 बार ऐसा हो चुका है और अब अगर तीसरी बार हुआ तो पूरा कुबा साफ हो जाएगा। हरिशंकर को योजना पसंद आई। वह बोला, बहन अब इस गांव को तेरा भाई दिखाएगा कि एक स्त्री से टकराने का क्या अंजाम होता है। रात हुई। हरिशंकर समय से पहले ही बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जैसे ही आधी रात के करीब मक्खन उधर आया, हरिशंकर ने चुपचाप निशाना साधा और पत्थर उसके सिर पर दे मारा। मक्खन की खोपड़ी फट गई, खून बहने लगा। वह दर्द से चीखता हुआ वहां से भागा और किसी तरह किसी झोपड़ी में छुपकर इलाज कराने लगा। सुबह होते ही हरिशंकर ने गांव में यह बात फैला दी, लोड़ा की पत्नी के सिर पर जिन है। जो भी उसका बुरा सोचता है उसका सिर फोड़ देता है। अब तक 2 सिर फोड़ चुका है, तीसरे की तो जान ही जाएगी। गांव में यह अफवाह आग की तरह फैल गई। रमाकांत की पत्नी ने जैसे ही यह बात सुनी, वह सब कुछ समझ गई। वह जान गई कि उसका पति और मक्खन सरोज पर बुरी नजर रखते थे और उसी के कारण उनके सिर फटे हैं। उसने फौरन रमाकांत से कहा, अब बस करो, अगर जिन ने अगली बार हमला किया तो पूरे खानदान की मिट्टी पलीद हो जाएगी। अब घर से बाहर मत निकलना। मक्खन की बीवी ने भी उसे घर में बंद कर दिया। अब दोनों बदमाश घर में बंद डरे सहमे पड़े थे। गांव वालों के मन में अब एक बात साफ हो गई, चाहे औरत सीधी सादी हो या चालाक, वह पूरे गांव की भाभी नहीं होती। वह वही होती है जो रिश्ते में लगती है। अब कोई भी सरोज की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दूर से सम्मान से उसे बहू जी कहकर पुकारते और नजरें झुका लेते। दोस्तों, इस कहानी से समझने वाली बात यह है कि स्त्री को डर कर नहीं बल्कि डट कर जीना चाहिए। जब स्त्री हिम्मत से खड़ी होती है तो रमाकांत जैसे लोग सुधरते हैं और फिर किसी स्त्री को गलत नजर से देखने की हिम्मत नहीं करते। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि पराई स्त्री की अस्मिता पर उठी नजरों ने कभी किसी का भला नहीं किया, चाहे वह रावण हो, दुर्योधन हो या फिर कोई और। जिसने भी दूसरे की बहू, बेटी या पत्नी पर गंदी दृष्टि डाली, उसका अंत शर्मनाक, पीड़ादायक और संपूर्ण विनाश में हुआ। नंबर 1, सीता माता पर जब रावण ने गंदी नजर डाली तो उसे लगा था कि वह शक्तिशाली है, राजा है, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, उसे कौन हरा सकता है। लेकिन भगवान राम ने बता दिया, न्याय की तलवार देर से चलती है, लेकिन जब चलती है तो सिर उड़ाकर ही रुकती है। रावण का समस्त वंश, सोने की लंका, शक्ति और अहंकार सब धूल में मिल गया। नंबर 2, दुर्योधन द्रौपदी की लाज पर हंसा, राजपाट गंवा बैठा। जुए में भाई को हरा देना एक बात थी, लेकिन जब द्रौपदी को भरी सभा में
अपमानित किया गया तो वहीं से महाभारत का बीज पड़ा। एक स्त्री के आंसू जब जमीन पर गिरते हैं तो ऊपर भगवान की आंखें लाल हो जाती हैं। नंबर 3, जो लोग सोचते हैं कि वे चालाकी से किसी की बहू, बेटी या पत्नी को अपने जाल में फंसा लेंगे, वे ये भूल जाते हैं कि वक्त हर चाल का जवाब देता है। कभी नथुनी जैसे भाई सामने आ जाते हैं, कभी सरोज जैसी चतुर स्त्री उन्हें घड़े से सबक सिखा देती है। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना, पराई स्त्री पर गंदी दृष्टि डालने वाला कभी चैन से नहीं सोता, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे चैन से जीने नहीं देती। किसी की दौलत, बेटी, बहू या स्त्री को पाने की कामना करने वाला व्यक्ति केवल सामाजिक अपराधी नहीं होता, वह ईश्वर की अदालत में भी अपराधी होता है। जो स्त्री की इज्जत नहीं करता, उसके जीवन में कभी इज्जत नहीं टिकती। पराई स्त्री पर निगाह डालना ही नहीं बल्कि सोच भी गलत रखनी पाप है। यही सोच नरकों की लिस्ट खोलती है। दोस्तों, कहते हैं स्त्री को देवी कहा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन जहां उसकी अस्मिता पर हमला होता है वहां विनाश नृत्य करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और याद रखिए, हर बहन, हर बहू, हर नारी सम्मान की हकदार है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।